वेलकम स्टूडेंट्स टू कॉमर्सिफाई। ये हमारी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द पॉइंट व्यू ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जिससे पहले वाला चैप्टर था हमने पढ़ा था, उसमें यूटिलिटी एनालिसिस है। यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है कि यूटिलिटी दो टाइप की होती हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल मीन्स 1 2 3 4 नंबर्स में जो हमको मेज़र कर दिया है। ऑर्डिनल मतलब जिसको हम हाई एंड लो में डिफ़ाइन करते हैं। जब हम हाई एंड लो की बात करते हैं तो उसका हमने उसमें मेज़रमेंट नहीं सीखा था कि हम उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसका कुछ नहीं दे रखा था उसमें। कार्डिनल नंबर्स के बारे में दे रखा था कि मान लीजिए यूटिलिटी 1 2 3 4 इन सब नंबर्स में दे रखी है, तो उसके लिए हम कैसे डेटा को प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे, हर तरीके से उसमें दे रखा था। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है उसको लो एंड हाई में कैसे मेज़र करेंगे। दो तरीके से हमने बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे मेज़र करते हैं। एक तो होता है कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 नंबर्स में दे रखा होगा, वरना दे रखा होगा हमको हाई या लो में। ठीक, सबसे पहला जो हमारे इसमें टॉपिक आता है ना चैप्टर में, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत शॉर्ट में मैंने उसको कंप्रेस किया है। ठीक है, वो शॉर्ट वीडियो होगी, आराम से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सारे टॉपिक्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, सारे टॉपिक्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व सेट, इंडिफरेंस सेट एंड कर्व। पहला होता है इंडिफरेंस सेट, और फिर आएगा आपका कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व जब आप सेट सीखेंगे बनाना कैसे, फिर जो उसका सेट के द्वारा ही हम विद द हेल्प ऑफ सेट हम बनाएंगे इंडिफरेंस कर्व। इसमें क्या होता है, इंडिफरेंस सेट में हमको, इसमें जो हमें पढ़ाई करनी है वो हमें करनी है दो कमोडिटीज़ की, दो गुड्स की। उन दो के बीच में हमें स्टडी करनी है कि हमको उन दोनों की कॉम्बिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कब मिल रहा है। इन दोनों के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, पहला है कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस का। तो पहला जो कॉम्बिनेशन उसको हम बोलेंगे ए में क्या हुआ है, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 1, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं 10। तो ये हो गया आपका पहला सेट। ठीक है, ये पहला कॉम्बिनेशन है आपका। इसमें आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वही सेटिस्फैक्शन आपको 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंजेस खाने में मिलेगा। ये जो आपका जो सेट बन रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये ही इंडिफरेंस सेट होता है। ठीक है, 3 में 5, 4 में 4। अब ये मत सोचना है कि मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू कम हो गई है, 1 + 10 कितना हो गया 11। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो 4 + 4 में सिर्फ 8 हो रहा है, ऐसा नहीं है। इस नंबर्स पे मत जाइएगा, जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इसमें सेम रहता है। ठीक है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हम ऐसे बनाते हैं कि जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो वाला कॉम्बिनेशन जो होगा वही इंडिफरेंस कर्व का होता है। उसके बाद आपको डेफिनेशन देखनी है ध्यान से, ये आपको समझ में आएगा। फिर पहले डेफिनेशन एक बार बुक से पढ़िए, वीडियो देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कर्व कैसे बनता है, इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है। आपने ये 1 और 10 दे रखा है यहाँ पे आप ऑरेंजेस ले लीजिए, यहाँ पे नीचे एप्पल आपने मार्क कर लिए। एप्पल कितने हमारे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ऑरेंजेस हमारे 10 तक के हैं, तो हम यहाँ पे 2 2 का गैप ले लेंगे, 2 4 6 8 एंड 10। हमने 1 से लेकर 10 तक एक पॉइंट ही हमारे ये आएगा, 2 से 7 के लिए ये पॉइंट यहाँ कहीं पे आ गया, 3 से यहाँ पे आ गया, और 4th वाले का पॉइंट ये आ गया 4/4 का, 4 एंड 4। ठीक, हम इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे और इनका जो ये जो पॉइंट से हम मैच करते हुए चलेंगे, और जो ये लाइन आपको नज़र में आ रही है इसी को बोलते हैं आईसी कर्व। ये क्या है, आईसी कर्व, यही होती है इंडिफरेंस कर्व। जितना ज़्यादा हाई होगा आईसी कर्व, उतना ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो शो करता है। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, ये ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ऊपर से आया नीचे तक जाता है, नेगेटिव बोलते हैं इसे, नेगेटिव स्लोप होता है, ये नेगेटिव माना जाता है इसे, क्योंकि ये हाई से लो पे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्रॉम अप टू डाउन, इट्स कमिंग फ्रॉम अप टू डाउन। तो ये कैसा हो गया, इसको हम बोलते हैं स्लोप्स डाउनवर्ड। जो चीज़ नीचे से ऊपर की साइड जाता है, जो भी कर्व, वो होता है
अपवर्ड स्लोपिंग वाला। फिर क्या होता है, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनेगा। जाना ये ओरिजिन होता है 0, जहाँ पे लिखा है 0 वो है ओरिजिन, ये ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं। उसके बाद क्या है, डू नॉट क्रॉस। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप मान लो जो एक तो आपने आईसी कर्व ये बनाया और दूसरा आईसी कर्व, कभी ऐसे नहीं बनेगा। ये दोनों एक दूसरे में मैच नहीं होते हैं, कभी मिक्स नहीं होंगे, आके इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी भी। ये एक आईसी कर्व और दूसरा आईसी कर्व हमेशा अलग होगा, उससे कुछ दूरी पे होगा। जैसे मान लो एक हमने ये डायग्राम बनाया, अगर हमारा एक आईसी कर्व यहाँ पे आ रहा है तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पीछे हो सकता है, आगे हो सकता है, लेकिन कभी मिक्स नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, नो टच, मतलब वही वाली बात आ गई कि एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं। कहाँ पे टच नहीं करते हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो गया, नहीं। और ना ही कभी ये एक्स वाई एक्सिस पे आकर टच हो रहा है, ना एक्स एक्सिस पे। ये कभी भी एक्स और वाई एक्सिस पे टच नहीं होंगे। ठीक है। डू नॉट क्रॉस ईच अदर, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, एंड स्लोप्स डाउनवर्ड। ये 4 फीचर होते हैं, ये आपको याद करने हैं। साथ ही में आईसी कर्व पढ़ा आपने, इंडिफरेंस सेट पढ़ लिया आपने, आईसी कर्व के बारे में पढ़ लिया। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप बुक से देखना, इजीली आप इसको रीड करना, थ्योरी रीड करना बहुत ज़रूरी है बुक से। उसके बाद यहाँ पे ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है जो शॉर्ट में बनाया गया है। ठीक है। बुक से थ्योरी पढ़िए, यहाँ से सब समझ में आ जाएगा। सारे डायग्राम जो आपको डायग्राम देख के नहीं समझ में आ रहा था ये कैसे बन गया, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये बना कैसे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, नेक्स्ट टॉपिक आपका उसमें है, आपकी बुक में दे रखा है कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट क्या होता है, बजट क्या होता है, कोई भी हमारे पास जो पैसा है जिसको हम खर्च करने वाले हैं किसी कमोडिटी पे, वो हमारा बजट है। जैसे आज मुझे 1 महीने के लिए पैसे मिल गए हैं खर्चा चलाने के लिए, मान लो 2000 रुपये मुझे मिले हैं और मुझे उन 2000 में ही पूरे महीने का खर्चा चलाना है, तो वो मेरा एक बजट है कि मैं 2000 रुपये में पूरे महीने का खर्चा चलाना है। तो उन 2000 रुपये को मैं कैसे कैसे खर्च कर रहा हूँ, वो मेरा होता है बजट। कंज्यूमर का एक बजट होता है। ठीक है। बजट की एक शॉर्ट डेफिनेशन है, वो आप देख लेना। अब मान लीजिए हमारा 60 रुपीज़ का बजट है और 2 हमें गुड्स दे रखे हैं। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 2 गुड्स खरीद सकता हूँ जिसमें मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है। पहला गुड 1 है, दूसरा है 2। इसका प्राइस है 2 रुपये, इसका है 1। ये 2 रुपीज़ का है, वो 1 रुपये का है। तो 60 रुपीज़ में आप जब इसके 0 खरीदेंगे तो आप 1 रुपये वाले 60 खरीद पाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये 2 रुपये का, ये तो 0 लिए हैं, ये 1 रुपीज़ का था और हमारा बजट कितना है 60 का, तो आपने इसके 60 ले लिए। ठीक। उसके बाद जब आप यूनिट गुड 1 के 10 यूनिट्स खरीदेंगे तो 10 कितने के हो गए, 20 रुपीज़ के, क्योंकि 2 रुपये का एक है। तो बचे कितने हमारे पास 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ को आप कैसे खर्च करेंगे, 1 रुपये वाले 40 खरीद सकते हैं हम। तो आपने कितने खरीद लिए, 40। वैसे यहाँ पे होगा वैसा ही यहाँ होगा। ये जो होता है ना, प्राइस ऑफ गुड 1, प्राइस ऑफ गुड 1 एंड क्वांटिटी ऑफ गुड 1, प्राइस ऑफ गुड 1 इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड 1, इन दोनों को प्लस करके हमेशा क्या होगा, बजट से कम होना चाहिए। इन दोनों को आप प्लस करेंगे ना हमेशा, जैसे इसको प्लस करा तो ये 60 आया, इन दोनों को प्लस करेंगे इनके रुपए तो ये भी 60 आएगा, यहाँ पे भी 60 आएगा। इन दोनों के पैसों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 करिए, इसको कितना हो गया 20, इसको इंटू 1 करिए, कितना हो गया 40। तो 40 + 20 60 हो गया। ये बजट होता है, हर बार में आपका 60 आएगा, इससे कम नहीं आएगा। इससे ज़्यादा, इससे कम तो आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए इसका ये फॉर्मूला निकल के आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा बजट सेट। ठीक है। और बजट लाइन क्या होती है, बजट हम, ये इसका डायग्राम होता है। देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये नीचे का एरिया हो गया, ये गुड 1 का एरिया है नीचे वाला, और ये है यूनिट ऑफ गुड 2। गुड्स 2 यहाँ पे दे रखे हैं, गुड्स 1 नीचे दे रखे हैं। ठीक है। ये इसका हम डायग्राम बनाना सीखेंगे कि बजट लाइन निकालते कैसे। ठीक है। तो गुड्स कितने थे, जब 10 थे तो 40 पे है मार्क। ठीक है। यहाँ पे 0 पे 60 हो गया, 10 पे अपना करके आपने जब पॉइंट लगा के इस तरीके से बना लेंगे तो ये लाइन बन के आएगी आपकी। ठीक है। इस लाइन को यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक आएगी। ये कौन सा पॉइंट है, 30 वाला, ये 30 वाला ये पॉइंट है। जब गुड 1 कितने के हो गए 30 और ये तो हो गए 0, तो ये पॉइंट 30 पे आ गया, ये 60 पे आ गया। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन। ये जो लाइन है, यही लाइन है हमारी बजट लाइन या प्राइस लाइन। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है कि फीजेबल बजट क्या है और अनफीजेबल बजट क्या है। अनफीजेबल बजट क्या हो गया,
जो भी पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं, इस लाइन के अंदर जितने भी हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसके अंदर, वो हमारे लिए फीजेबल बजट है। मतलब इतना तो हम खर्चा कर सकते हैं, इसको हम अटेन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो इस कॉम्बिनेशन को हम नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि हमारे बजट के बाहर हो रहा है। इसलिए होता है ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है एक तरीके का, ये अनफीजेबल है, जिसको हम नहीं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते, हम इसे नहीं पा सकते। ठीक है, तो वो ये पॉइंट होता है कि हम इसको नहीं पहुंच सकते यहाँ तक। ठीक, ये तो आपका हो गया कंज्यूमर बजट। ये आपने इसकी बजट लाइन सीख लिया, बजट सेट का फॉर्मूला सीख लिया। ठीक है, बजट लाइन के फॉर्मूला और बजट सेट के फॉर्मूले में एक डिफरेंस होता है। बजट सेट होता है कि इसके अंदर की चीज़ें, इसलिए यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू क्यों लगाते हैं? क्योंकि बजट सेट ये पूरा होता है। अब जब बजट लाइन का फॉर्मूला आपसे कभी पूछेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपली इक्वल टू लगाना है, क्योंकि इसके पैसे दोनों बराबर करके 60 ही आने हैं, लेस देन नहीं। बजट लाइन पे तो आप तभी आएंगे ना जब 60-60 का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। मैंने आपसे बोला कि अंदर के कॉम्बिनेशन हम अटेन कर सकते हैं, तो इसके पैसे कम भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम ये पूरा ही पूरा सामान 60 रुपीज़ का खरीद लें, हम 50 रुपीज़ का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि हमारा बजट 60 का है ना। तो हमारा ऐसा तो कहीं नहीं होता कि हम 60 रुपये खर्च ही करने, है ना। 60 रुपये खर्च करना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, 60 से कम भी कर सकते हैं। हमारे पास 60 रुपये हैं तो हम 60 रुपये से ज़्यादा तो नहीं खर्च कर सकते ना, 60 रुपये से कम खर्च कर सकते हैं किसी भी सामान को लेने के लिए, लेकिन 60 से ज़्यादा का खर्चा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी बात यहाँ तक कंप्लीट। ये आपका सब शॉर्ट में निपटता जा रहा है। अब होता है चेंजेस इन बजट सेट। ये तो आपको बजट लाइन दिख रही है, इसमें चेंज कब आता है? शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन कब हो सकता है? अभी मैं बता रहा हूँ। ये आप कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, आप इसमें लिखा हुआ है शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन कब कब आ सकता है? मान लीजिए ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा बजट कितने का था? 60 रुपीज़ का। अगर मेरा बजट 30 रुपीज़ का हो जाए तो क्या होगा? मेरे कॉम्बिनेशन कम हो जाएंगे, तो ये शिफ्ट कम हो जाएगा। अगर मेरा बजट 120 का हो जाए तो मेरे कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे, मैं ज़्यादा सामान खरीद पाऊँगा, ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाऊँगा, तो मेरा बजट लाइन आगे बढ़ जाएगी। तो ये होता है शिफ्ट। जब ज़्यादा होगा बजट तो अपवर्ड जाऊँगा, जब कम होगा तो पीछे की साइड आऊँगा, डिक्रीज़ हो जाएगी मेरी बजट लाइन। ठीक, अब होता है रोटेशन इन बजट लाइन। अब ये बजट लाइन एक दे रखिए आपको, इसमें रोटेशन कब हो सकता है वो वाला केस भी समझाता हूँ आपको। ये तो आपने समझ लिया बजट कम हो गया या ज़्यादा हो गया। बजट लाइन में रोटेशन कब हो सकता है? ये बजट लाइन है, इसमें रोटेशन कब हो सकता है? यहाँ पे क्या था? गुड 1 मान लीजिए और यहाँ पे गुड सेकंड। मान लीजिए गुड 1 के जो प्राइस हैं वो फॉल हो गए, कम हो गए। गुड 1 के प्राइस कम हो गए प्राइस, तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी ना, हम ज़्यादा सामान ले पाएंगे। प्राइस कम हो गया तो सामान ज़्यादा लेंगे, तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा सामान लेंगे तो हमारी बजट लाइन पे भी असर पड़ेगा, ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं, आगे बढ़ गए। ये होता है शिफ्ट इन बजट लाइन। ऐसा ही गुड 2 के संग भी हो सकता है। मान लो इसके प्राइस कम हो गए तो हम इसको ज़्यादा खरीद सकते हैं। मान लो इसके प्राइस ये महंगा हो गया कोई प्रोडक्ट, जरूरी नहीं हर बार सस्ता ही होता है, प्रोडक्ट महंगा भी तो हो सकता है। प्रोडक्ट अगर महंगा हो गया तो हम कम खरीदेंगे। हम यहाँ से कहाँ आ गए? पीछे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए। अभी हम यहाँ से कहाँ पहुँचे थे? आगे पहुँचे थे। ये होता है रोटेशन इन बजट लाइन। अब इसमें आपका जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक दे रखा होगा आपकी बुक में वो है ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर। ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर क्या होता है? ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट, किसी चीज़ का हमें बेस्ट निकालना है तो ऑप्टिमम चॉइस। जब कंज्यूमर बेस्ट चॉइस करता है तब क्या होता है? ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? जितने भी हम नेक्स्ट से नेक्स्ट प्रोडक्ट कंज्यूम करते जाते हैं और जो जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता जाता है, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू PX अपॉन PY, प्राइस ऑफ गुड X अपॉन प्राइस ऑफ गुड Y। वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है। वो कॉम्बिनेशन जहाँ पे जिस कॉम्बिनेशन पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को, वो कॉम्बिनेशन, कोई भी एक कॉम्बिनेशन होगा हर बार एक सेट में। ये इतने सारे सेट बनाए थे हमने कॉम्बिनेशन,
इसमें कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा कंज्यूमर, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन पे जो कर्व बन के आता है वो कर्व होता है ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर का। ये हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन वाला कर्व होता है। बस इतना सा इसको समझना है। इसके बाद आप बुक से थ्योरी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। पूरा मैंने आपको सार बता दिया, जो भी उसका मीनिंग है वो 1-2 लाइन में समझा दिया, और कुछ भी नहीं है इसमें। आपको देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन है कुछ नहीं, बहुत ईजी है। जहाँ पे जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, कौन सा पॉइंट? ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर का पॉइंट होता है, ठीक है। ये आपका चैप्टर 4 फिनिश हो गया, ठीक है। और चैप्टर 5 की वीडियो आने वाली है नेक्स्ट। जब तक इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे टाइम से, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।